नमस्कार। कथुरवाल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गवर्नेंस की इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे भारत सरकार की जितनी भी हेल्थ संबंधित योजनाएं हैं उन सभी के बारे में। तो भारत सरकार ने अभी तक जितनी भी अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो भी योजनाएं बनाई हैं, जो भी योजनाएं लेकर आई है, उन सभी को आज हम जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं आयुष्मान भारत से। भारत सरकार की एक योजना है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के बारे में आप लोग जानते भी होंगे और शायद आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा इसके बारे में। तो ये जो योजना है, ये योजना जो है भारत सरकार की सबसे प्रमुख योजनाओं में से एक है, यानी कि फ्लैगशिप स्कीम है। ये हमारी फ्लैगशिप स्कीम यानी कि भारत सरकार की सबसे प्रमुख योजना जो पब्लिक को सबसे बेहतर सुविधा देने की कोशिश करती हो, उसे हम फ्लैगशिप प्रोग्राम कहते हैं सरकार का। तो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है सरकार का। तो आयुष्मान भारत जो है वो भारत को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है, इस विजन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इस विजन को ध्यान में रखते हुए जो है, या फिर इस विजन को प्राप्त करने के लिए, ये जो हमारा लक्ष्य है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, इसको अचीव करने के लिए जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा नीति नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, ठीक है, उसके द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग ये लाई गई थी। यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की कुछ रिकमेंडेशन थी जिसके अंदर ये बात आई थी कि हम जो है पूरे देश को एक हेल्थ स्कीम प्रोवाइड करवाएं जिससे हर एक व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को फ़ायदा हो सके। तो उसके लिए जो हमने डिसाइड किया था कि हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का अपना जो टारगेट है वो पूरा करना पड़ेगा। तो उसको पूरा करने के लिए हमने जो है आयुष्मान भारत लॉन्च किया था, ठीक है। इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके द्वारा चलाया जाता है। इस स्कीम को जो है आयुष्मान भारत जो योजना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके द्वारा इसको चलाया जाता है। ये चीज़ें याद रखने की आप लोगों को बहुत ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको जो साथ के साथ बताता हूँ, आपको वही चीज़ें याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहली चीज़ तो यही है कि पेपर में जब आपसे पूछा जाता है तो पूछते हैं कई बार आयुष्मान भारत क्या है, तो उसमें लिखा होगा ऑप्शन में, पहला ऑप्शन आपका होगा कि भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है। आपको याद रखना, हाँ बिल्कुल, हाँ ये है, आपको ठीक हो गया। इसका क्या विजन है, क्या टारगेट है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करना, ये इसका विजन है। 2 नंबर बात, ये भी बात सही है। तीसरी बात क्या करनी है, किससे, कहाँ से आई ये आई थी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है उसकी रिकमेंडेशन पर, ठीक है, उसकी रिकमेंडेशन पर, ठीक है, ये भी ठीक हो गया। इसके बाद इसको चलाता कौन है, इसको चलाता कौन है? इसको चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये 4 बातें जो हैं ये आपको याद कर लेनी है। पहली 2 लाइन में ये 4 बातें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं एसडीजी, और इसकी रेखांकित प्रतिबद्धता यानी कि अंडरलाइन कमिटमेंट है, ठीक है। यानी कि हमें जो सस्टेनेबल गोल अचीव करने हैं उसके अंदर एक चीज़ है, वो है लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करवाना, ठीक है। वो अंडरलाइन कमिटमेंट है हमारी भी, ठीक है, और वो एसडीजी गोल की भी एक अंडरलाइन कमिटमेंट है कि लोगों तक जो है हेल्थ अच्छी प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है। तो उसको पूरा करने के लिए तैयार की गई है, ठीक है। यानी कि कोई भी पीछे ना छूटे, लीव नो वन बिहाइंड, कोई भी पीछे ना छूटे। एक बात ये भी याद रखने की होगी आपके लिए, 5वीं बात, ठीक है, कि ये एसडीजी गोल को पूरा करने के लिए अंडरलाइन कमिटेड, ठीक है, ये स्कीम है। तो ये 5वीं बात ये हो गई। इसका मतलब यही है कि लीव नो वन बिहाइंड, कोई भी पीछे ना छूटे। इसको जो सितंबर 2018 में प्राइमरी, मेडिटेरियन और 3rd लेवल पे, तृतीयक, सभी क्षेत्रों पर, सभी लेवल पे, ठीक है, मतलब कि सभी लेवल के जो स्वास्थ्य मुद्दे हैं उनको हल करने के लिए लॉन्च किया गया था सितंबर 2018 में, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की, सितंबर 2018 में तो इसको लॉन्च किया गया, यहाँ पे ये समझना है कि प्राइमरी, माध्यमिक और तृतीयक,
इन सभी लेवल के मुद्दों को हल करने के लिए सोल्व किया गया था। हल करने के लिए ध्यान रखना, मुद्दों को हल करने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लेवल पर, तीनों लेवल के मुद्दों को हल करने के लिए। ये बात इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा आगे कैसे, ये डिफरेंट भी है थोड़ी ही, इसको याद रखना है, ठीक है। इसके दो घटक हैं, ठीक है। दो घटक कौन से हैं इसके, वो देखिए। पहली है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएमजे, वो जो इसके अंडर काम करती है, पीएमजे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो पहले जो है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम जो है, एनएचपीसी, इसको इसके नाम से जाना जाता था, ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, इसको किस नाम से जाना जाता था पहले, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है। किसके नाम से, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के नाम से जो है वो इसको जाना जाता था, ठीक है। तो आयुष्मान भारत जो वो पीएमजे दुनिया की, यानी कि आयुष्मान भारत पीएमजे जिसको हम कह रहे हैं, पीएमजे इसी के अंदर आते हैं आयुष्मान भारत में ही, ठीक है। तो पीएमजे है जो है वो भारत की जो है दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। आपको याद रखना है, इतनी बड़ी हेल्थ स्कीम जो हो किसी देश में नहीं चलती दुनिया के, ये भारत में ही पहली ऐसी स्कीम है। बड़ी इसलिए हो जाती है तो भारत का आकार बहुत बड़ा है, ठीक है। भारत का आकार बहुत बड़ा है, भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो ये इसका मतलब है कि बड़ा इसलिए है कि ये सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश में है। इसके अंदर क्या है, इसका उद्देश्य देखिए क्या है, ये याद करने की चीज़ आ गई आपकी। 10.74 करोड़ से अधिक गरीब कमज़ोर परिवार, यानी कि 10.74 करोड़ क्या हुए, परिवार। और अगर हम लोगों की बात करें तो कितने व्यक्ति होंगे, व्यक्ति होंगे 50 करोड़, लगभग 50 करोड़ लाभार्थी, ठीक है। उन तक ये स्कीम पहुंचानी है, ठीक है, जो भारतीय आबादी का लगभग 40% है। यानी कि कोई ऐसा देश नहीं जहाँ पे 50 करोड़ लोगों तक स्कीम पहुंचाने की बात की गई हो। ये अकेला एकमात्र देश है जहाँ पे इस 40% आबादी को अपने अंडर लेने की कोशिश करता है कि हमें 50 करोड़ लोगों तक जो है ये स्कीम पहुंचानी है, ठीक है। तो प्रति परिवार, अब देखिए मैंने बात बोली थी, हर एक परिवार को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पतालों के लिए 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा कवर, ठीक है। 5 लाख का जो है ये दे रहे हैं आपको हेल्थ बीमा, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस। किस चीज़ की बात कर रहे हैं ये, हेल्थ इंश्योरेंस की, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलेगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस को जो है आप माध्यमिक और तृतीयक इन 2 स्तरों पे मिल सकता है आपको, ठीक है, यहाँ तक आपको मिलेगा, इन 2 लेवल तक, ठीक है। तो यही बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे यही बात अलग थी कि ये योजना जो है इन मुद्दों को हल करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड लेवल तक के, ठीक है। और जबकि यहाँ पे क्या है, ये प्राइमरी एंड मतलब कि सेकेंडरी, मिडिलटेरियन जो हैं, मेडिवल जो हैं, और थर्ड तृतीयक लेवल तक के जो हैं, वहाँ तक के मुद्दों के लिए जो है ये योजना आई है। परिवारों को यहाँ तक की सुविधा देगी, 5 लाख तक की। ये भी बात ध्यान रखनी है, 5 लाख रुपए देती है, ठीक है, ओके। प्रति परिवार है ये, ध्यान रखना है, प्रति परिवार, प्रत्येक व्यक्ति नहीं, प्रति परिवार, ठीक है। तो हेल्थ जो है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, HWCS, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, दूसरा जो इसका घटक है वो है, पहला था पीएमजे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि इस योजना का कितने घटक हैं, 2 घटक हैं, ठीक है। यानी कि 2 चीज़ें जो हैं, इस घटक का मतलब होता है किन चीज़ों से ये पैदा हुई है, ठीक है, कहाँ से ये निकल करके आई है। तो एक तो निकल करके आई है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, जिसको पहले हम कहते थे नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, एक तो यहाँ से निकल के आई। दूसरी आई है ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, यहाँ से। ये फरवरी 2018 में भारत सरकार ने मौजूदा जितने भी सब सेंटर हैं और प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उनमें बदलाव किया, उनके अंदर जो है चेंज किया, चेंज कर करके 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की घोषणा की, ठीक है। 1.5 लाख जो है, 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की घोषणा की इस योजना के तहत। तो ये जो है, ये केंद्र जो है, सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, तो सेंटर जो है, सेंटर यहाँ पे क्या करता है, सेंटर यहाँ काम करेगा। सेंटर जो है वो ब्रॉड लेवल पे जो प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल है उसके लिए, यानी कि कंप्रीहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, ये CPHC, ये जो लोगों
हैं, जो लोग हैं देश के, उनके नज़दीक पहुंचाने के लिए, उनको जितना ज़्यादा नज़दीक पहुंचाया जा सके उनके लिए इनको खोला गया था। ये काम क्या करेंगे? जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो खोले गए, ये पहली चीज़ तो यही है कि ये प्राइमरी हेल्थ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कंप्रीहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करके काम करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि ये जो लोग हैं, लोगों तक जितना नज़दीक पहुँचा जा सके उसके लिए, तो इसलिए 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोलने की बात हुई थी, ठीक है। और ये काम करते हैं निःशुल्क, यानी कि निःशुल्क और फ्री में फ़र्क होता है। निःशुल्क काम करते हैं, निःशुल्क यानी कि आवश्यक दवाओं और नैदानिक दवाओं, यानी कि डायग्नोस्टिक सर्विस, यानी कि निःशुल्क में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फ्री ही होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका पैसा लग सकता है, कि ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें ना लेके आए, कुछ दवाइयाँ लिख दे, वो बाहर से लेनी पड़े आपको, ठीक है। निःशुल्क में है कि ये कुछ आवश्यक दवाओं, जरूरी जो दवाएँ हैं, और जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज है, नैदानिक यानी कि ठीक करने वाली चीज़ें जो हैं उनको, और मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विस जो है उसको लेकर के, बाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के जो है, गैर संचारी रोगों यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये दोनों को कवर करेंगे। यानी कि किन किन चीज़ को कवर करती हैं ये जो कंप्रीहेंसिव जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, किन को कवर करेंगे? ये कवर करेंगे डायग्नोस्टिक सर्विसेज को लेकर के, एंड जो जरूरी दवाइयाँ हैं उनको लेकर के, और मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विस को लेकर के, और साथ में जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को लेकर के, इनको कवर करेंगे। ये इतने ज़्यादा हैं भी नहीं, जहाँ आप कहीं ये सोचें कि सर ये इतना ज़्यादा कैसे याद होगा। मैं कहता हूँ कि आपको जो है ये इतनी ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद करना है ये वाला सिस्टम, ये वाली चीज़ें याद करनी है, ठीक है। ये जो दे रखा है ये वाला याद करना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। ये नीचे वाला सिर्फ इसलिए कि हमें पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। आपको याद रहे, हो सकता है खुदा न खास्ता कहीं से कोई चीज़ घूम फिर के हमारे ऊपर आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें पढ़नी तो सारी चीज़ें चाहिए। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की क्या विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं, एक एक करके, एक एक चीज़ को। पहली चीज़ तो प्रधानमंत्री PMJ जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा स्कीम है, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य स्कीम जो आश्वासन देती है कि ये आपका इलाज करेगी, और कंप्लीटली पूरी की पूरी सरकार द्वारा फाइनेंसिंग है। पूरी फाइनेंसिंग कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। तो ये जो है ये भारत में सार्वजनिक और निजी समान, यानी कि एक चीज़ और भी है कि ये पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों में एक समान रूप से लागू होती है। और किस लेवल के लागू होती है? माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे लागू नहीं होती। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वहाँ पे लागू नहीं होती है। ये होती है जैसे शहरों में जो बने हुए हैं सिविल हॉस्पिटल्स हैं, और जो हाई क्वालिटी के हॉस्पिटल है, थर्ड लेवल पे जो जाके बात करते हैं उनके ऊपर लागू होती है, ठीक है। तो इसमें भर्ती के प्रति जो प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का बीमा किया जाता है, कि आपको 5 लाख तक की जो है वो कवर मिल सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये थी इंपॉर्टेंट, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, विशेषताएं जो हैं ये याद रखनी है। इसके बाद थर्ड जो है 10.74 करोड़ जो है उससे अधिक गरीब और कमज़ोर हकदार परिवार, ठीक है। 50 करोड़ लाभार्थी जिसको आप कह सकते हैं, उन तक पहुंचने की इसमें कोशिश रहेगी। PM लाभार्थी सेवा, यानी ये पॉइंट ऑफ सर्विस, ठीक है। PM लाभार्थी का सेवा के बिंदु, यानी कि PM लाभार्थी पॉइंट ऑफ सर्विस, इसकी बात करती है। यानी कि अस्पताल में जो है स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए कैशलेस, यानी कि कैशलेस एक्सेस टू हेल्थ सर्विस तक पहुंचने की कोशिश है। कैशलेस एक्सेस टू हेल्थ सर्विस यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करेगी ये, ठीक है। इसके बाद जो है PMJ जो है वो चिकित्सा उपचार पर जो लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था उसको कम करने में मदद करेगी। जो जितना पैसा खर्च होता था ना, कि लोगों का इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता था हेल्थ के ऊपर, कि लोग जो है हर साल लगभग 6 करोड़ भारतीय जो वो गरीब हो जाते थे। यानी कि 6 करोड़ लोग गरीबी में चले जाते हैं, इतना पैसा हम जो अपनी हेल्थ पे खर्च करते थे। तो उसको कम करने की कोशिश है कि ये जो खर्च हो रहा है, ये जो पैसा इतना ज़्यादा खर्च हो रहा है, इसको कम किया जाए, ये इसका टारगेट है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे जो भर्ती होने में जो 3 दिनों तक पूरा पैसा मिलेगा, कैसे, कहाँ, कब तक की जांच का आपको पैसा दिया जा सकता है? वो आपको मिल सकता है कि आप भर्ती होने से 3 दिन पहले और भर्ती होने के 15 दिन बाद तक जो है, जो भी आपकी दवाएं लगेंगी, जो डायग्नोस्टिक और मेडिसिन जो हैं जिन पे आपका खर्च होगा वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। भर्ती होने से 3 दिन पहले और भर्ती होने के 15 दिन बाद तक दवाओं का खर्च आपको दिया जाएगा। इसके बाद है जो, यानी कि फैमिली का जो साइज है
उसमें आयु लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं, यानी कि फैमिली के अंदर जो है वो इलाज किसी का भी करवाया जा सकता है। उसमें बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष कोई भी हो सकता है, ठीक है, किसी के ऊपर कोई भी जो है वो पाबंदी नहीं है। उससे मतलब कि पहले से मौजूद सभी स्थितियां पहले दिन से ही शामिल हैं, यानी कि आपको याद रखना है, पहले से मौजूद सभी स्थितियां पहले दिन से ही शामिल हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि जो भी आपकी कंडीशन है वो सारी की सारी इसमें शामिल रहेंगी। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है, इसी योजना के तहत आपको एक चीज़ अभी मैं बता देता हूँ, आपके मन में सवाल होना चाहिए ये मेरे हिसाब से तो, कि क्या ये जो स्कीम है ये एक्सीडेंटल कवर देती है? नहीं देती है, एक्सीडेंटल कवर नहीं देगी ये। आपको पता है ना किस चीज़ के लिए कवर दे रही है? ये दे रही है डायग्नोस्टिक एंड मेडिसिन्स। आपको मैं एक बार ले चलता हूँ ऊपर की तरफ। ये देखिए, माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल देखभाल अस्पतालों की बात है कि जो देखभाल करते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये जो दवाएं हैं, देखिए ये चीज़ें, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये सब सर्विस, एक्सीडेंट इसमें कवर नहीं होता है, याद रखना। कंप्रीहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर इसके अंदर, ठीक है। तो योजना के लाभ जो पूरे देश में पोर्टेबल हैं, इस योजना को जो पूरे देश में लागू किया गया है, ठीक है। तो ये एक लाभार्थी जो कैशलेस उपचार यानी कि उसका लाभ उठाने के लिए किसी भी सार्वजनिक या निजी अस्पताल में जा सकता है, ठीक है। इसका फ़ायदा उठाने के लिए कार्ड बनता है इसका, उस कार्ड को लेकर के आप किसी भी प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल में जा सकते हैं, ठीक है। सेवाओं में उपचार से संबंधित अगर सभी लागतों को शामिल करने वाले लगभग 1393 प्रक्रियाएँ हैं, 1393 प्रोसीजर हैं जिसको आप शामिल कर सकते हैं। इसके मतलब कि आप जहाँ पर भी उपचार के लिए आप जाना चाहते हैं, तो दवाइयाँ हैं, आपूर्ति है, नैदानिक सेवाओं, चिकित्सकों की फीस, कमरे के शुल्क, सर्जन शुल्क, ओटी और आईसीयू शुल्क, ये सभी इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है, ये कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं आपको, ठीक है। जर्नली भी आपको याद होनी चाहिए, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए वैसे भी याद होनी चाहिए, पेपर में आए या ना आए उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसके बाद है जैसे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और जो पब्लिक हॉस्पिटल हैं, वो उनकी जो हेल्थ सर्विस है, हेल्थ सर्विस की प्रतिपूर्ति यानी कि रीइम्बर्स्ड की जाती है, मतलब कि उनको रीइम्बर्स्ड किया जाता है प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल की हेल्थ सर्विस के लिए, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ शामिल किए गए जो परिवार हैं वो कौन होंगे, वो कौन हो सकते हैं? वो हो सकते हैं जैसे रूरल एरिया से, अर्बन एरिया से, ठीक है, जो सामाजिक, आर्थिक या जातीय तौर पे, मतलब कि सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग अभाव और व्यावसायिक मानदंडों, डेप्रीवेशन एंड ऑक्यूपेशन क्राइटेरिया पर आधारित हैं। यानी कि इस योजना के तहत जो है आप जब चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ पे ग्रामीण भी और शहरी भी, लेकिन जो 2011 में सामाजिक, आर्थिक, जाति आधार पर जो जनगणना हुई थी उसको ध्यान में रख के बनाए गए हैं, ठीक है। वो परिवार शामिल किए जाएंगे, उसके अंदर जो सामाजिक, आर्थिक और जातीय पहचान की गई थी उनको 2011 जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो है शामिल किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ उन लोगों को जो पिछड़ गए हैं व्यावसायिक मानदंडों में जो है वो डिप्राइव्ड हैं ऑक्यूपेशनल क्राइटेरिया के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद जो है पीएमजे को पहले क्या कहते थे? पीएमजे को पहले जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के नाम से जाना जाता था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के नाम से जाना जाता था, एनएचपीसी। ये आपको याद करना है ये कब आई थी, ये आपको ढूंढ के मुझे बताना कि ये कब आई थी, ठीक है। आपको कमेंट में करके ये मुझे बता देना है एनएचपीसी जो है वो कब आई थी, ठीक है। इससे पहले जो है मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा आरएसबीवाई, ये भी आपको सर्च करके बताना है ये कब आया था, ठीक है। वैसे तो नीचे आ जाएगा कहीं ना कहीं पे। तो आरएसबीवाई जो है मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है इसको भी जो है इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसका भी जो है इसका स्थान भी जो है यहाँ पे पीएमजे ने ले लिया। पीएमजे ने दो चीज़ों को इकट्ठा कर लिया है, एनएचपीसी और आरएसबीवाई, ठीक है, इन दोनों को, ठीक है। हाँ ये आ गया, आरएसबीवाई जो 2008 में लॉन्च की गई थी, 2008 में लॉन्च की गई थी। पीएमजे के तहत जो है जो कवरेज है वो सारी की सारी इसके अंदर शामिल हैं अभी, ठीक है। तो इसलिए उन परिवारों को भी शामिल किया गया है जो आरएसबीवाई में शामिल थे, यानी कि सेंसस 2011 डेटाबेस में मौजूद नहीं थे। देखिए सेंसस तो आता है हमारा 2011 में, ठीक है, लेकिन आरएसबीवाई 2008 में आ गया था, एनएचपीसी भी उससे पहले आ चुका था, ठीक है। तो आरएसबीवाई में जो लोग शामिल थे और 2011 वाली जनगणना में शामिल थे, ठीक है,
इन दोनों को जो है हमने शामिल कर लिया, यानी कि रूरल एंड अर्बन एरियाज़ के जो 2011 में सामाजिक आर्थिक का जाति आधारित जनगणना में जो लोग शामिल थे, उनके जिनके ऑक्यूपेशनल और डिप्रीवेशन क्राइटेरिया के अंदर जो आते थे, क्राइटेरिया बनाया गया था डिप्रीवेशन एंड ऑक्यूपेशनल क्राइटेरिया, उसके अंदर जो लोग आते थे वो शामिल किए गए हैं। साथ में जो RSBY यानी कि मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है वो पहले बनाई गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो 2008 में जो आई थी, वो भी इसी तरीके की स्कीम थी, वो भी सेम टू सेम, ठीक है। तो उसको जो है इसमें शामिल कर लिया, वो उनका जिनको वो लाभ मिलता था वो भी शामिल हो गया। तो इसलिए जो है RSBY जो वो खत्म हो चुकी है, NHPS जो है वो भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि आ गया है आयुष्मान भारत, ठीक है। तो आयुष्मान भारत आपको याद रखना है अभी, ठीक है। तो PM जो है पूरी तरह से पहली चीज़ तो यही है कि सरकार उसको पैसा देती है, ठीक है। उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट जो वो सेंटर और स्टेट सरकार दोनों के बीच में डिवाइड की जाती है। देखो फाइनेंस तो कंप्लीटली कौन दे रहा है कि लोगों को 5 लाख का बीमा देना है, वो तो दे रही है कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट। और इनके बीच में जो डिवाइड करने वाली बात है कि राज्य सरकार, मतलब कि इनको इम्प्लीमेंट करने में भी तो खर्च आएगा, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में भी तो जो है वो खर्च आएगा, तो वो कौन देगा, वो दे रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के। इसके बाद है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो है लाभ कवर कैसे है, ठीक है। देखिए PM जैसे सूचीबद्ध यानी कि माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल जो है उनके अंदर जो है जो प्रत्येक परिवार जो है उसको 5 लाख रुपए तक कैशलेस कवर प्रदान देती है, ठीक है, 5 लाख रुपए तक। बातें घूम फिर के आ रही, ठीक है। योजना के तहत जो जितना कवर दिया जाता है उसमें सभी वर्षों में शामिल किए गए निम्नलिखित घटक हैं, यानी कि कुछ चीज़ें जो हैं वो नीचे दी गई हैं, वो चीज़ें शामिल होती हैं इसके अंदर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ें कौन कौन सी शामिल हैं, ठीक है, ये हैं। जैसे पहली है चिकित्सा परीक्षा, यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन आपको करवाना हो। मेडिकल एग्जामिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको परीक्षा देनी है, नहीं, आपको अपने टेस्ट करवाने हो, वो सब चीज़ें, ट्रीटमेंट करवाना है, वो सब चीज़, कंसल्टेंस लेनी यानी कि परामर्श लेना, कोई पूछना है, कुछ चीज़ पूछनी है और उसके पैसे लग रहे, वो भी आपके इसमें शामिल है, ठीक है। आप हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले कोई खर्च आ रहा है वो इसमें शामिल हो जाएगा 5 लाख रुपए में कैशलेस कवर में, ठीक है। फिर है जैसे ये गलत लिखा है, मेडिसिन और मेडिकल कंजम्पशन, ठीक है, चिकित्सा उपभाग्य, यानी कि ये दोनों चीज़ें भी शामिल होंगी, यानी कि आपकी जो है वो मेडिसिन भी शामिल होंगी, यानी कि आपकी हेल्थ से संबंधित जो बात आएगी वो शामिल होगी इसमें। फिर है जैसे कि नॉन इंटेंसिव एंड नॉन इंटेंसिव केयर, मतलब कि नॉन इंटेंसिव एंड इंटेंसिव केयर सर्विस, यानी कि गहन देखभाल, यानी कि मतलब कि बहुत डीपली कोई चीज़ देखनी हो, ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा डीपली ना देखनी हो वो भी इसमें शामिल होंगी, ठीक है। फिर नैदानिक प्रयोगशाला जांच, यानी कि डायग्नोस्टिक और लेबोरेटरी का जो खर्च आता है वो भी इसमें शामिल होगा। लेबोरेटरी के अंदर जो आपके मतलब कि आपने कुछ भी टेस्ट करवाया है वो चीज़ें। फिर है चिकित्सारोपण सेवा, यानी कि मेडिकल इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ पे आवश्यक हो, मेडिकल इम्प्लीमेंटेशन, तो मेडिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इसमें शामिल होगी, जो भी जरूरी हो वो समझी जाए, ठीक है। इसके बाद जो है हाउसिंग बेनिफिट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपको फूड सर्विस जो है हॉस्पिटल में जो मिलती है आपको, वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। उपचार के दौरान होने वाली मतलब कि परेशानियां जो हैं, जटिलताएं जो हैं उनके बारे में, यानी कि कॉम्प्लिकेशंस अराइविंग ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, अराइविंग ड्यूरिंग, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन अराइविंग ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत फेस करनी पड़ रही, तो वो इसके अंदर शामिल कीजिए, उसके अंदर जो खर्च हो रहा है वो भी इसमें शामिल होगा, ठीक है। फिर है जैसे पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, देखभाल जो हो 15 दिनों तक रहेगी, यानी कि पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है कि हॉस्पिटल छोड़ने के बाद जो आपके 15 दिन हैं उस दिनों तक, ठीक है। ये इसके सारे के सारे जो हैं वो प्रोविज़न थे, वो जो इसमें शामिल किए जा सकते हैं, इसके तहत जो चीज़ें कवर की जाती हैं वो चीज़ें ही सारी। फिर जैसे भारत आयुष्मान हेल्थ ईस्टर मिशन, एक और चीज़ शुरू की गई, आयुष्मान भारत ईस्टर मिशन। ये क्या है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए, यानी कि रूरल एंड अर्बन जो भी एरिया हैं उसके जो हैं पब्लिक हॉस्पिटल जो हैं, ठीक है, पब्लिक हॉस्पिटल जो बने हुए हैं उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो मजबूत करने के, बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत करना, उसको सुधार करना है, ये इसके अंदर शामिल है। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त काम करेगा, ये जो है
जो नेशनल हेल्थ मिशन है उससे अलग काम करेगा। ये भारत आयुष्मान भारत हेल्थ स्टर मिशन जो है ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अलग काम करेगा। ठीक है, फिर जैसे है ये योजना जो है ये 500 करोड़ रुपए की योजना है। ये मतलब कि इनको सुधारना, इन हॉस्पिटल्स को सुधारना, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत करने की जो योजना है ये 500 करोड़ रुपए की योजना है, जो स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, ठीक है, इसको ठीक करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, ये दुनिया की भारत की सबसे बड़ी योजना है, मतलब कि हॉस्पिटल को ठीक करने वाली ये सबसे बड़ी योजना है। ठीक है, उम्मीद है कि ये जो है 10 हाई फोकस स्टेट, यानी कि हाई फोकस स्टेट, 10 हाई फोकस स्टेट, इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसके अंदर जो है आयुष्मान भारत हेल्थ स्टर मिशन के अंदर जो है 10 हाई फोकस स्टेट लिए जाएंगे, जिसमें 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य, ठीक है, कल्याण कोटा यानी कि वेलनेस के लिए वो जो इसमें सहायता प्रदान करे, 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण कोटा ये इसमें शामिल होंगे। ठीक है, 10 हाई स्टेट उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ठीक है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का दूसरा पहलू जो बीमारियों के निदान के लिए परीक्षण, यानी कि बीमारियों के डायग्नोस्टिक के लिए टेस्टिंग नेटवर्किंग ऑफ डायग्नोस्टिक ऑफ डिजीज, वो चलाने से संबंधित है। ठीक है, यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है वो क्यों लाया गया है, वो इसलिए लाया गया है कि जो टेस्टिंग नेटवर्क ऑफ डायग्नोस्टिक डिजीज़ हैं उनकी जांच की जा सके, उनको टेस्ट किया जा सके, इसके बारे में लाया गया है, इनको टेस्ट करने के लिए। ठीक है, इस मिशन के तहत जो है वो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी डेवलप्ड अंडर द मिशन। ठीक है, कुछ जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस मिशन के अंदर डेवलप किया जाएगा, कि ज़रूरत क्या है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नेसेसरी तौर पे अगर ज़रूरी है तो वो डेवलप जरूर किया जाएगा। इसके बाद जो है नेशनल हेल्थ स्कीम 2017, ठीक है, 2017 की स्कीम क्या है वो देख लेते हैं। नेशनल हेल्थ स्कीम 2017 वो क्या कहती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 जो है वो उसका जो प्राइमरी गोल जो है वो है सभी डायमेंशन में स्वास्थ्य प्रणालियों को आकार देने में। देखिए एक एक चीज़ समझिए, जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम को एक तो इसको आकार देना है, ठीक है, हेल्थ की व्यवस्था करनी है, स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है स्वास्थ्य सेवाओं का एक संगठन बनाना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, स्वास्थ्य सेवाओं को, बीमारियों की रोकथाम के लिए इसको काम करना है। ठीक है, और उसका समाधान करना है, संवर्धन बढ़ावा देने के लिए सरकार की भूमिका को सूचित करना है, यानी कि सरकार की क्या भूमिका वो लोगों तक बतानी है, सरकार क्या काम करेगी। ठीक है, सरकार की भूमिका सूचित भी करना है और स्पष्ट भी करना है कि सरकार को क्या करना चाहिए, क्या करेगी। ठीक है, और उसको मजबूती से बताना है कि हाँ ये ऐसे करना पड़ेगा। तो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है उसका प्राइमरी गोल यही है कि वो जो है जो हमारी हेल्थ स्कीम है, जो उसको जो है हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसको हम एक अच्छा सा टारगेट दें, उसको एक आकार दें कि ये कैसे काम करे, कितना, किस एरिया में, किस साइज में रह के काम करेगी। ठीक है, फिर जो हेल्थ की जो सर्विस है उसको मजबूत किया जाए। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाए, हेल्थ को जो है एक ऑर्गेनाइज तरीके से करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना पड़ेगा हेल्थ के सेक्टर में। ठीक है, बीमारियों को रोकने के लिए इसको काम करना है। ठीक है, बीमारियों के समाधान पे हमें काम करना है, उनकी बढ़ावा देने के लिए, इन चीज़ों को बढ़ावा देने का काम है उसका। दूसरी चीज़ इसमें शामिल है कि सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए इन चीज़ों को ठीक करने के लिए, वो बिल्कुल स्पष्ट करती है, उसको मजबूत करने की बात करती है। ठीक है, इनको प्राथमिकता की बात कर रही। ठीक है, फिर क्रॉस सेक्टरल क्रियाओं के माध्यम से जो है अच्छे स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी तक पहुंच, यानी कि एक बेहतर हेल्थ तक जो है, बेहतर हेल्थ टेक्नोलॉजी तक पहुंच बनाने में ये सहयोग करती है ये नीति। ठीक है, फिर जो है ह्यूमन रिसोर्स की जो बात करते हैं, मानव संसाधन विकास, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात हो रही है। ठीक है, उसकी बात करती है। फिर यानी कि यहाँ पे डॉक्टर्स की भर्ती की बात हो सकती है, कर्मचारियों की भर्ती बात हो सकती है। चिकित्सा बहुलवाद को प्रोत्साहित करना, यानी कि हेल्थ प्लूरलिज्म को जो है उसको प्रमोट करने की बात कर रही है। फिर दूसरी बात यह है कि ज्ञान का आधार बनाना, यानी कि नॉलेज का बेस बनाना, तैयार करना। बेहतर वित्तीय सुरक्षा, यानी कि एक बेहतर फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसकी डेवलपमेंट करनी, बेहतर फाइनेंशियल सिक्योरिटी की एक स्ट्रैटेजी बना करके उसको डेवलप करना है। ठीक है, विनिमय स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य बीमा को मजबूत करना, यानी कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको भी मजबूती से पेश करने की बात करती है ये नेशनल हेल्थ स्कीम 2017। ठीक है, फिर इसके अंदर जो है वो सतत विकास लक्ष्य, यानी कि SDG के जो महत्वपूर्ण गोल हैं
एसडीजी के जो गोल हैं उनको पूरा करने के लिए उनकी पहचान करती, कौन कौन से गोल जो हैं वो हेल्थ में पूरे किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य नीति सिद्धांत क्या है इसके, वो देखिए। प्रोफेशनलिज्म, इंटीग्रिटी एंड एथिक्स, यानी कि एक तो जो है वो प्रोफेशनलिज्म इसके अंदर होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए और एथिक्स, ये इनकी बात करती है। इक्विटी की बात करती है, यानी कि इक्विटी यानी समानता की बात करती है, समान होनी चाहिए। ठीक है, एक समान सबका इलाज होगा। सामर्थ्य की, अफोर्डेबिलिटी की बात करती है, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए कि हमारे पास जो हमारी क्षमता होनी चाहिए, हमारा सामर्थ्य होना चाहिए काम करने के लिए, उसको सामर्थ्य को बढ़ावा देने की बात करती है। फिर यूनिवर्सलिटी की बात करती है, यूनिवर्सलिटी यानी कि सार्वभौमिकता की बात करती है, सभी तक पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, इंक्लूसिव पार्टनरशिप की बात करती है। इंक्लूसिव पार्टनरशिप का मतलब होता है कि रोगी केंद्रित और देखभाल की गुणवत्ता, यानी कि यहाँ पे जो है आपको जो है वो जो आपका पेशेंट है, पेशेंट सेंटर्ड होकर काम करना कि पेशेंट को क्या ज़रूरत है। ठीक है, और जो देखभाल करने की जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी है उसको सुधार करना है। ठीक है, उसके बारे में बात करनी। फिर जैसे कि कुछ चीज़ें शायद ऊपर नीचे हो गई हैं, हो भी सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती है ये। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए, ये प्लूरलिज्म नहीं आएगा यहाँ पे, ये गलत लिखा हुआ है। फिर इसके बाद जो है ये पेशेंट सेंटर हमने लिख ही लिया है, रोगी केंद्रित ये वाला। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी की हमारी बात होगी। डायनामिक्स एंड अडेप्टिवनेस, डायनामिक्स होने बहुत जरूरी है, अडेप्टिवनेस हो तो बहुत जरूरी है। डिसेंट्रलाइज करना, डिसेंट्रलाइज मतलब कि नीचे तक पहुंचाना है, ऊपर तक नहीं रखना है। ठीक है, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना है, डिसेंट्रलाइज। ठीक है, डिसेंट्रलाइज कर देना है। सेंट्रलाइज होता है कि एक जगह पे केंद्रित कर देना योजना को, नहीं, आपको डिसेंट्रलाइज करना है, योजना को ऐसे फैला देना है जहां तक भी जाए, ग्रामीण एरिया तक जाए, छोटे बस्ती तक जाए। ठीक है, जहां तक भी जाए वहां तक इसको फैला देना है। इसके फाइनली गोल क्या है, फाइनली गोल ये है कि 2025 तक जन्म के समय पे जीवन प्रत्याशा को 67.5 से बढ़ाकर 70 करना। ठीक है, आपकी जो जीवन प्रत्याशा यानी कि हमारा जो हम जो लाइफ जीते हैं वो हमारी अभी चल रही है कि हमारे देश में जो वो एवरेज है 67.5, ये कह रहे हैं कि 2025 तक 70 कर देना है, कि हमारे देश में जो है एक व्यक्ति की एवरेज उम्र जो है वो 70 साल है, वो कर देनी है। 2025 तक जो प्रजनन दर यानी कि जो पैदा होने की जो दर है वो जो है 2.1 कर देनी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है उसके अंदर जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है उसके नेशनल 5 यानी कि 5वें नंबर का जो सर्वे आया है उसके अंदर ये जाहिर हो गया है कि इंडिया ने जो है इसको अचीव कर लिया है 2.1। ठीक है, और ये आया था 2020 में, ये हमने अचीव कर लिया है। 2019 तक जो है उन्होंने ये डिसाइड किया, 2019 तक जो शिशु मृत्यु दर जो होती है, ठीक है, तो चाइल्ड डेथ जो है वो 28, उसकी दर जो है वो 28 तक घटाना है, यानी कि उसकी ज़्यादा है अभी, उसको घटा करके 28 तक लेके आना है। 1000 बच्चों पे 28 बच्चे की ही डेथ हो पाती है, ऐसा करना हमें। 2025 तक जो 5 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु दर घटाकर, यानी कि 2025 तक ये भी बात करनी है कि 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी जो डेथ हो जाती है उसको घटा करके 23 कर देना। ठीक है, फिर वैश्विक 2020 HIV लक्ष्य को, यानी कि HIV का जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है, उसको 90-90-90 वैश्विक लक्ष्य, ये पूरा ये हम यूनिवर्सल गोल है। ठीक है, उसको अचीव करना है। फिर जैसे 2025 तक जो हृदय रोग यानी कि हार्ट के जो रोग हैं, कैंसर है, मधुमेह है, ये पुरानी जो सांस की जो बीमारियां हैं, ठीक है, उनको 25% तक समय से पहले मृत्यु दर को कम कर देना है। ठीक है, इन बीमारियों की वजह से जो डेथ होती है उसको आपको 25% तक कम कर देना है। ठीक है, ये बात कर रही हैं। फिर 2025 तक जो है प्रति 1000 व्यक्तियों पर अंधेपन की व्यापकता को कम कर देना है। ठीक है, यानी कि अंधेपन की जो अंधापन जो आ जाता है लोगों में उसको कम कर देना है 2025 तक। फिर बीमारी का जो बोझ है मौजूदा स्तरों पर 1/3 कम कर देना है, यानी कि बीमारियां होने ही नहीं देनी है, हमें वहां तक पहुंच जाना है। ठीक है, बीमारी के बोझ का मतलब है कि पैसा जो खर्च होता है वो पैसा खर्च नहीं होना चाहिए लोगों का। ठीक है, आयुष्मान भारत इसमें सक्सेस भी हो सकता है अगर उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो। ठीक है, 2018 तक जो जितने भी कुष्ठ रोग उन्मूलन 2017, ठीक है, यानी कि कुष्ठ रोग क्या होता है पता नहीं, देख लेना एक बार। कुष्ठ रोग उन्मूलन 2017 जो है उसको अचीव करना है। ये काला अजार होता है, काला अजार जो है वो 2017 तक खत्म कर देना, ये भी। ठीक है, और 2017 तक की जो है स्थानिक जेब लिस्का फाइलेरिया है, जेब लिस्का फाइलेरिया, ठीक है, ये भी आपको कम कर देना है 2018 तक। ये इसके गोल हैं, ये आपको याद रखने की इसने कौन से गोल जो हैं वो बनाए हैं
वो आपको ध्यान दे के याद कर लेने हैं, ठीक है, सारे के सारे ये क्या क्या चीज़ें लेकर के आते हैं, ठीक है। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्या कहता है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM, ठीक है, भारत सरकार द्वारा 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, ये आपको याद रखना है NHM, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन जो है ये रूरल के लिए भी है, ये अर्बन के लिए भी है, ठीक है, ये दोनों के लिए लाया गया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 में, भारत सरकार द्वारा 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जो है, इन दोनों को जो है लॉन्च किया गया 2013 में। याद रखना ये दोनों जो हैं 2013 में लॉन्च किए गए। मार्च 2018 में इसको और बढ़ा दिया गया है, ठीक है, 5 साल के लिए 2018 तक आया, फिर इसको जो है 2020 तक रख दिया गया है, 2020 तक पूरा करने की बात हो गई है। इस मिशन की अगुवाई जो है वो मिशन निदेशक, मिशन डायरेक्टर करते हैं, यानी कि इसके डायरेक्टर हैं, इसके डायरेक्टर होते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर होते हैं, वो इसको आगे चलाते हैं, वो इसको बढ़ाते हैं, ठीक है। और इसकी जो देखभाल का जो काम है, इसकी निगरानी का जो काम है, वो भारत सरकार द्वारा एक नोडल एजेंसी बनाई जाती है, नेशनल लेवल मॉनिटर्स, नेशनल लेवल मॉनिटर्स एक एजेंसी है जो इसके ऊपर काम करती है, जो इसके लिए जो है वो इसकी देखभाल का काम करती है, ठीक है। तो सरकार ने इसको बना रखा है, ठीक है। मुख्य क्या चीज़ें हैं इसके अंदर वो देख लेते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है, यानी कि ग्रामीण यानी कि रूरल एंड अर्बन एरियाज़ के लिए इसको बनाया गया। फिर है जैसे स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना, यानी कि हेल्थ सिस्टम को जो है वो इसको मजबूत करने की बात है। प्रजनन मात्र नवजात, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव मैटरनल नेओनेटल चाइल्ड, ठीक है, रिप्रोडक्टिव, देखिए रिप्रोडक्टिव हो गया आपका, मैटरनल हो गया, और नियोनेटरनल चाइल्ड, इसके ऊपर बहुत फोकस करना है इसको, ठीक है, इनको कम करके लेके आना है, ठीक है। फिर है जैसे किशोर स्वास्थ्य, यानी कि अडोलनेस हेल्थ, जिसकी हम बात करते हैं अडोलनेस हेल्थ, इसको ऊपर फोकस करना कि ये बेहतर किया जाए। फिर संचारी एवं गैर संचारी रोग, यानी कि कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये इसके अंदर शामिल किए गए हैं, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हमने देखी हैं, ये जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कौन सी चीज़ें शामिल हैं, तो ये वाली चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। फिर जैसे NHM जो है वो समान, मतलब कि एक समान जो है सस्ती और गुणवत्तापरक, यानी कि क्वालिटेटिव हेल्थ के देखभाल की सेवाओं के बारे में बात करता है, क्वालिटेटिव सर्विसेज की बात करता है, ठीक है, उनको लाने की बात करता है। उसको सार्वभौमिक पहुंच, यानी कि यूनिवर्सल उसकी पहुंच होनी बहुत ज़रूरी है, उसकी बात करता है, ठीक है, मतलब कि उस तक पहुंचने की कोशिश करने की बात करता है कि हमें यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है, जो लोगों के लिए ज़रूरी हैं और ज़रूरतों के प्रति अकाउंटेबल बनाना और रिस्पॉन्सिबल बनाने का काम करता है ये, ठीक है। NHM कहता है कि सरकार को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, अकाउंटेबल होना पड़ेगा, कि वो जो है लोगों तक एक समान सस्ती और क्वालिटेटिव हेल्थ सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करवा सके, इसके लिए। दूसरी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है कुछ संकेतक हैं जिन तक पहुंचने की कोशिश करता है। 2013 में जो डिसाइड हुआ था, जो 2018 तक आ गया था, देखो हो सकता है यहाँ से तो क्वेश्चन ना ही आए, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि पुराना हो चुका है, जा चुका है। उसके बाद तो आयुष्मान भारत काम कर रहा है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना काम कर रही है, वो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना है, लेकिन याद करना जरूरी है। फिर जैसे मातृ दर, ठीक है, मैटरनिटी रेट जो है, ठीक है, मैटरनिटी रेट के ऊपर बात करनी कि 1 तक लेके आनी, 1000 जीवित जन्म दर, ठीक है, 1000 के ऊपर 1 डेथ हो, ये लेके आनी है हमें, ठीक है। शिशु मृत्यु दर जो है उसके ऊपर जो वो 25 करनी है हमें, जीवित जन्म तक, यानी कि 1000 बच्चों पे 25 बच्चे जो हैं वही डेथ हो पाए, इससे ज़्यादा ना हो पाए, वहाँ तक पहुँचना है। 2018 तक का टारगेट था, ठीक है, 2020 कर दिया गया था बाद में। फिर जो कुल प्रजनन दर, ठीक है, उसको 2.1 तक करना है, ठीक है। फिर जैसे 15 से 49 वर्ष की जो महिलाओं में जो एनीमिया हो जाता है, एनीमिया की जो दिक्कत आती है उसको रोकना है, ठीक है, खून की कमी हो जाती है उसको कम करना है, उसको बहुत कम करने तक के इनके टारगेट हैं। फिर जैसे संचारी गैर संचारी उभरती हुई बीमारियों, मृत्यु दर और जो रुग्णता, उसकी रोकथाम के लिए ये मैंडेटरी चीज़ें नहीं हैं, इनको वैसे देख लेते हैं। स्वास्थ्य देखभाल व्यय, परिवारों के जेब से जो एक्सपेंडिचर होता है उसको कम करना है, ठीक है। फिर जैसे ट्यूबरक्लोसिस की जो बीमारी है उसको वार्षिक घटना और मृत्यु दर को आधा करना है, ठीक है,
यानी कि जो साल में जो घटनाएं घटती हैं, जो मृत्यु दर होती है ट्यूबरक्लोसिस से, उसको जो है वो घटा करके आधा कर देना है। तो सभी जिलों में जो है लेप्रोसी जो रोग हैं, कुष्ठ रोग बोलते हैं उनको, जो है व्यापकता को घटा करके एक पे ले आना है, 10,000 पे एक पे ले आना है, 10,000 लोगों पे एक व्यक्ति को ये लेप्रोलॉजी हो। ठीक है, इसके बारे में। फिर ठीक है, वार्षिक मलेरिया की जो घटनाएं हैं वो 1,000 पे एक लेके आनी है। ठीक है, 1,000 लोगों पे एक व्यक्ति को मलेरिया हुआ है। फिर ठीक है, सभी जिलों में जो 1% से कई माइक्रोफिनिक जो हैं वो वहाँ तक हमें उस चीज़ को रोक देना है। 2015 तक जो है वो काला अजार का उन्मूलन, ठीक है, और काला अचार का उन्मूलन जो वो कर देना, काला अचार को खत्म कर देना। बाद में इसको 2017 कर दिया गया था कि 2017 तक जो है हमें इसको कम कर देंगे। ठीक है, सभी ब्लॉकों में जो वो प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक मामला होना चाहिए काला अचार का 2015 तक। 10,000 पे एक मामला, तो इसका मतलब हमने कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पे। फिर जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत कुछ प्रमुख पहल की गई हैं, कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। एक इनिशिएटिव ये लिया गया कि मान्यता प्राप्त जितने भी सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक हैं, जिसे अक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट कहा जाता है। आशा वर्कर का नाम सुना है, आशा वर्कर कहा जाता है। ठीक है, तो समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच जो है एक कड़ी स्थापित करने के मिशन के तहत लगे हुए हैं, यानी कि आशा वर्कर्स को लगाया गया है। आशा वर्कर्स जो हैं वो जो कम्युनिटीज़ हैं और यानी कि जो समुदाय रहते हैं सोसाइटी में, उनके बीच में, और जो हमारी जो हेल्थ स्कीम है उनके बीच में काम करने वाले लोग जो वो आशा वर्कर हैं। फिर जैसे रोगी कल्याण समिति, यानी कि रोगी कल्याण समिति, ये हमने डिसाइड किया। अस्पताल प्रबंधन सोसाइटी जो है, यानी कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटी, ये एक बन करके आई है। ठीक है, उप केंद्रों को यूनाइटेड करना। ठीक है, उप केंद्रों को यूनाइटेड ग्रांट्स देना। ठीक है, ये बात आई है। फिर स्वास्थ्य देखभाल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, ये इन्होंने शुरू किए हैं, इसके बारे में बात हुई है। फिर जननी सुरक्षा योजना, यानी कि जननी सुरक्षा योजना JYS, ये शुरू की गई थी भारत सरकार द्वारा। ठीक है, भारत सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो सुरक्षित मातृत्व इंटरवेंशन योजना भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसे जो 2005 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य जो वो पुअर प्रेग्नेंट वुमेन्स के बीच में जो है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात की गई, यानी कि जो पुअर मतलब कि गरीब महिलाएं जो हैं, पुअर प्रेग्नेंट गरीब महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनको जो है उनकी डिलीवरी जो है वो अस्पताल में होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए, उसके ऊपर फोकस किया गया था। नियोनेटल मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी दर को जो है वो कम कर देना है इसके थ्रू। यहाँ पे 2005 में जो ये योजना लॉन्च की गई, ये जरूरी है, ये आपको याद रखनी है, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इसको जो है नोट कर लेना, अपने आप में नोट कर लेना। ठीक है, आप क्या काम करेगी वो नहीं, ये ज़रूरी है, ये कब आती है। ठीक है, सुरक्षित मातृत्व इंटरवेंशन योजना। ठीक है, तो ये 2005 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रख लेनी है, क्या काम करती है, कैसे करती है, सिर्फ यही तो याद रखना है आपको। ये तो देख के ही बता देंगे आपको, वहाँ पे आराम से थोड़ा अनुमान लगाएं कि पुअर प्रेग्नेंट वीमेंस को जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवानी है। ठीक है, और किस लिए करवानी है, मतलब कि न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो बच्चों की डेथ हो जाती है, नवजात की डेथ हो जाती है, ठीक है, वो उसको रोकना है। ठीक है, मातृ मृत्यु दर को रोकना है, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट को भी कम करना है। ठीक है, इसके लिए तो यहाँ पे कम संस्थागत प्रसूति, यानी कि लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट जो है उसको पूरा करना है, उसको कम करने तक कोशिश है कि लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट जो है उसको घर पे ना हो, अब वो वहीं पे हो डिलीवरी। ठीक है, तो जहाँ पे ये स्टेट जो हैं लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, जहाँ पे कम डिलीवरी होती हैं अस्पतालों के अंदर, उन राज्यों के ऊपर फोकस करने की बात थी। ठीक है, और उनके अंदर जो है ये भी किया गया कि नगद सहायता भी देंगे हम, जिनकी डिलीवरी जो है अस्पताल में होगी उनको नगद सहायता दी जाएगी। ठीक है, इंटीग्रेटेड कैश हेल्प जो है वो की जाएगी। ठीक है, तो ये आपका था आज का इसमें हेल्थ स्कीम के बारे में। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इसके बाद ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसके बारे में हम देख लेते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो क्या है। ठीक है, यानी कि नेशनल फूड एक्ट। ठीक है, यानी कि जो फूड एक्ट हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उसके बारे में हम बातचीत करके देख लेते हैं वो क्या है, फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। तो फूड सिक्योरिटी एक्ट को जो है आपको याद रखना है, ये क्या है, कब आया था, क्यों लाया गया था, ये चीज़ आएगी।
ठीक है, तो इसको देखिए, 5 जुलाई 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFS 2013 जो वो लॉन्च किया गया। खाद्य सुरक्षा से कल्याण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण, यानी कि फूड सिक्योरिटी फ्रॉम वेलफेयर टू राइट्स बेस्ड अप्रोच, ठीक है, एक बदलाव का प्रतीक माना जाता है इसको। यानी कि लॉन्च कब हुआ? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFS से कब हुआ? 2013 में, ठीक है। किस लिए लॉन्च हुआ? ये लॉन्च इसलिए हुआ खाद्य सुरक्षा से कल्याण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण, यानी कि इसको करना क्या था कि फूड सिक्योरिटी फ्रॉम वेलफेयर टू राइट बेस्ड अप्रोच थी, कि व्यक्ति को कानूनी अधिकार देंगे किसका? फूड का, उसके लिए, ठीक है। तो इसे जो 12 सितंबर 2013 को कानून के रूप में साइन कर लिया गया, ठीक है। हमने इसको कानून के रूप में साइन कर लिया, इसको कानून बना दिया कि एक व्यक्ति को जो है वो फूड का अधिकार है, ठीक है, यानी कि फूड का राइट मिल गया, खाने का अधिकार है। 5 जुलाई 2013 से जो है इसको पूर्वव्यापी रिट्रोएक्टिव था, ठीक है। 5 जुलाई 2013 जो है उससे पहले रिट्रोएक्टिव था ये, ठीक है। उसके बाद जो 12 सितंबर 2013 को इसको कानूनी तौर पे लागू कर दिया गया। अधिनियम जो हो कानूनी रूप से ग्रामीण आबादी के यानी कि 75% हिस्से को और शहरी आबादी के 50% हिस्से तक, ठीक है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत काम करता है, ठीक है, और सब्सिडरी फूड की बात करता है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 75%, शहरों में 50%, वहाँ पे एक स्कीम चली है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसके तहत जो है 75% ग्रामीण, 50% शहरी जो आबादी है, जो जनसंख्या है, उसको जो है सब्सिडरी रेट पे ये राशन प्रोवाइड करवाएगा। सब्सिडरी रेट पे यानी कि सब्सिडीज दी जाएगी खाने के, फूड के सामान के ऊपर, ठीक है, तो उसका अधिकार देता है ये। इसका मतलब ये है कि 2/3 आबादी, यानी कि 2/3 आबादी जो है वो सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए अधिनियम के तहत शामिल कर ली गई है, क्योंकि 75% तो गांव की ही शामिल कर ली, 50% जो है हमने शहर की शामिल कर ली, तो ये लगभग 66% हो जाए ये देश की टोटल, ठीक है। तो इसको हमने शामिल करा कि इन लोगों को जो है हम जो है फूड सब्सिडी देंगे, ठीक है, उनको जो है फ्री में अनाज वगैरह ये सब चीज़ें जो वहाँ तक देने की बात हुई है इसमें, ठीक है। यह अधिनियम जो 2030 तक अपने सभी, इसका टारगेट था 2030 तक जो है देश के अंदर से भूख को समाप्त करने के ऊपर फोकस करता है, कि देश के अंदर जो है वो कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, इसके ऊपर फोकस करने का काम किया है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन असेंबली जो है उसके द्वारा निर्धारित जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको भी सिक्योरिटी प्रदान करता है, उनको भी पूरा करने की बात करता है, ठीक है, खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसमें यह बात कही गई है कि हमें जो है वो फूड सिक्योरिटी बनानी है, लोगों तक खाना पहुंचाना है, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए दुनिया में। उसके तहत जो है भारत ने ये लॉन्च किया है 12 सितंबर 2013 को कानून के रूप में, ठीक है। इसीलिए 2030 तक का हमारा टारगेट है कि हम सब्सिडरी फूड देंगे 75% ग्रामीण मतलब कि रूरल एरिया में, और 50% जो है वो अर्बन एरियाज़ के अंदर जनसंख्या को हम टारगेट करते हैं। यानी कि टारगेट किया गया कितनी जनसंख्या? टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 75% पब्लिक जो है वो टारगेट की गई ग्रामीण, ठीक है, 50% टारगेट की गई है अर्बन शहरी एरिया की, ठीक है। तो ये अधिनियम जो सरकार द्वारा शुरू किया गया मौजूदा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में है, ठीक है, और मतलब कि पहले भी कुछ कार्यक्रम चालू थे, ठीक है, मतलब कि शुरू किए गए मौजूदा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के अंतर्गत ही काम करता है। जैसे कि भारत में पहले क्या था, मध्याह्न भोजन योजना की, मिड डे मील की जो योजना थी वो शुरू हो रखी थी। आपको सर्च करना है मिड डे मील भारत में कब शुरू की गई थी, आपको मुझे बताना है 2009 में थी या 2007 में थी, आपको बताना है मुझे, इनमें से एक में है, ठीक है। आपको ये सर्च करके मुझे अभी कमेंट में बता देना है, ठीक है, कि कहाँ पे कैसे शुरू की गई थी। इसके बाद एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, ये भी आपको याद करनी है, ये भी बतानी है आपको कि ये कब शुरू की गई थी, ठीक है। इसके बाद जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ये कब शुरू हुआ था भारत में, ये तीनों याद करने हैं। पेपर में यही चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, हो सकता है आपका फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 ना पूछा जाए, ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आपको जर्नली याद होनी चाहिए। स्कूलों में आप गए हैं, गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील चलता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम चलती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जो राशन की व्यवस्था जो है वो चलती है, वो कब शुरू हुई थी, ये सब चीज़ें आपको बता देनी है, ठीक है। इसके संबंध में जो दी जाने वाली सुविधाएँ हैं और जो सब्सिडी हैं, मतलब कि पहले जो ये चीज़ें मिलती थी, मिड डे मील, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम,
ये जो चीज़ें मिलती थी, पहले मिलती थी सरकार की रियायत पे, सरकार देती थी कि हम दे रहे हैं, हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसका ये था कि सरकार दे या ना दे, सरकार की इंटेंशन है वो, ठीक है। 2013 में सरकार ने जाते जाते काम कर दिया कि अब इंटेंशन से काम नहीं चलेगा, ये लॉ है, ये कानून है, आपको देना पड़ेगा और ये अधिकार है। इस कानून के तहत जो है ये बना दिया गया कि इसको कानूनी अधिकार बना दिया है, ये हमारा कानूनी अधिकार है। देश का कानून कहता है कि हमें जो है वो सब्सिडी मिलनी चाहिए, मिड डे मील बच्चों को मिलना चाहिए। अब स्कूल में मिड डे मील जो वो कानूनी अधिकार है बच्चों का, वो देना ही पड़ेगा, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि राशन जो बांटा जाता है वो कानूनी अधिकार है, वो देना ही पड़ेगा सरकार को, उसको रोक नहीं सकते आप, ठीक है। अभी तक तो ऐसा ही है, आगे का पता नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं इसी के अंदर मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील जो योजना है और एकीकृत इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है, उसके अंदर जो है वो अपने नेचर में जो है वो यूनिवर्सल हैं, ठीक है। यानी कि ये यूनिवर्सल मतलब पूरे देश में लागू होती हैं, कहीं पर भी ऐसा नहीं कि जहाँ नहीं लागू होंगी, ये यूनिवर्सल हैं पूरे देश में, हर एक छोटे से छोटे कोने में वहाँ पे इनको लागू किया गया। 6 से, इसका मतलब ये है कि 6 से 14 साल की आयु के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त में पौष्टिक फ्री न्यूट्रिशनल माइल्स दिए जाएंगे। पौष्टिक भोजन देने की बात है 6 से 14 साल के बच्चों को, ठीक है। और पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो 2/3 आबादी तक पहुंच प्रदान करता है, यानी कि वही चीज़ 75% रूरल 50% अर्बन, इन तक पहुंचने की बात करता है पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जिसकी हम बात करें। तो ये अधिनियम जो महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण संबंधित सहायता सुनिश्चित करता है, यानी कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए जो है ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट की बात करता है, ठीक है। गर्भवती महिला हैं, स्तनपान यानी कि गर्भवती महिला हैं जो दूध पिलाने वाली माँ होती है, ठीक है, वो लैक्टिंग कराने वाली महिलाएं जो हैं वो एमडीएम और आईसीडीएस, ठीक है, इन योजनाओं के तहत फ्री में पौष्टिक भोजन प्राप्त कर सकती हैं। उनको जो है फ्री में भोजन देने की व्यवस्था की गई है, ठीक है। आईडीएम ये आपको मुझे फुल फॉर्म बतानी है, कमेंट में बताना है आपको, खुद सर्च करके। फिर है ICDS, ठीक है, ये आपको पूरी फुल फॉर्म सर्च करके कमेंट में बता देनी है, ठीक है। कहीं से भी बताइए, आपके पास दूसरा फ़ोन रखिए साथ में, अपने फ़ोन को छोड़ दिए, दूसरा फ़ोन ले लीजिए किसी का, सर्च कीजिए फुल फॉर्म ऑफ आइडिया, फुल फॉर्म ICDCS, ठीक है, ICDS ये आपको सर्च करनी है, आपको याद हो जाएगी, ये इसलिए है, ठीक है। मातृत्व लाभ योजना जो है, मातृत्व लाभ न्यूनतम 6,000 रुपये, ठीक है, यानी कि एक वीमन को जो है कितने पैसे दिए जाएंगे, 6,000 रुपये, कम से कम 6,000 रुपये उसको भत्ता दिया जाता है, रुपये का भत्ता, ठीक है। गर्भवती महिला एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ये जो है प्रदान किए जाते हैं। फिर राशन कार्ड जारी करने के लिए जो घर की सबसे बड़ी महिला, यानी कि राशन कार्ड जो सरकार जारी करती है उसमें क्या प्रोविज़न हो गया है कि घर की जो सबसे बड़ी महिला है ये 18 वर्ष और उससे अधिक की पहचान करके, ठीक है, 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए वो महिला, घर की सबसे बड़ी महिला होनी चाहिए, या फिर ठीक पहचान करके महिला को सशक्त बनाने के लिए महिला को मुखिया बनाने की बात की गई है, ठीक है। उस राशन कार्ड में जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र शुरू किया गया है, ठीक है। रिडर्सल मैकेनिज्म की शुरुआत की गई है, ठीक है, रिडर्सल मैकेनिज्म की शुरुआत की गई है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल पे, ठीक है। राज्यों के पास मौजूदा मशीनरी का उपयोग करने या अलग तंत्र स्थापित करने का एक विकल्प होगा, ठीक है। स्टेटों के पास अपना एक ऑप्शन है, वो काम कर सकते हैं, उनके पास एक चॉइस है कि वो जो है अलग से अपनी मशीनरी को डेवलप कर सकते हैं, कैसे उनको काम करना है, ठीक है। फिर जैसे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए जो है वो पीडीएस और जो सोशल ऑडिट और जो विजिलेंस कमेटी हैं उनके गठन से संबंधित जो है वो रिकॉर्ड्स रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो प्रावधान किए गए, यानी कि हमें क्या करना है, हमें ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है, अकाउंटेबिलिटी लेके आनी है, यानी कि हमें पारदर्शिता लानी है और हमें जो है वो जवाबदेहिता करनी है सरकार की। तो उसके लिए जो है हमने जो पीडीएस है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए सोशल ऑडिट, यानी कि सोशल ऑडिट का मतलब होता है कि आपको लेखा जोखा करना पड़ेगा, सारा सब कुछ जो है उसका लेखा जोखा जो है वो प्रस्तुत करना है, वो सारा का सारा। फिर विजिलेंस कमेटी बनानी है जो कि जांच पड़ताल कर सके, जो देख सके कुछ गलत तो नहीं हो रहा उसको देख सके, और जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करके रखना है, ये प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, इसके अंदर। फिर खाद्य की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में जो मान लीजिए कि हमने पीडीएस स्कीम के थ्रू जो वो पैसा नहीं पहुंचा पाए, या फिर बच्चों को जो है वो मिड डे मील नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें करना क्या है, उसके लिए हमें खाद्य सुरक्षा भत्ता देना पड़ेगा, ठीक है, वो भी प्रोविज़न किया गया है, ठीक है। तो हमें खाद्य सुरक्षा भत्ता देना पड़ेगा। फिर जैसे जिला शिकायत निवारण यानी कि
डिस्ट्रिक्ट रिडर्सल मैकेनिज्म जो उसके द्वारा सुझाई गई जो राहत का पालन करने में विफलता के मामले में राज्य के खाद्य आयोग द्वारा, यानी कि राज्य स्टेट का जो फूड आयोग होता है, ठीक है, उसके द्वारा जो लोक सेवक या प्राधिकरण पर जुर्माना लगाने का भी प्रोविज़न दिया गया कि मान लीजिए कोई अधिकारी जो वो नहीं पहुंचा पा रहा है, ठीक है, शिकायत का निवारण नहीं कर पा रहा है किसी का, ठीक है, और सरकार के पास है, सब कुछ है, लेकिन पहुंचाने में विफल हो रहा है एक अधिकारी, तो उस अधिकारी के ऊपर जो है वो प्रोविज़न है पेनल्टी का, पेनल्टी लगाई जा सकती है, ठीक है। अधिनियम के जो लाभार्थी हैं जिनको फ़ायदा मिलना है, उन लोगों को जो है लाभार्थियों को 2 श्रेणियों में डिवाइड किया, पूरी तरह से आबादी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिसमें 2/3 हिस्सा शामिल है। देखिए, इसमें 2 योजनाएं शुरू होती। अंत्योदय अन्न योजना, ये भी आपको पता करनी है किस सन में शुरू हुई थी। अंत्योदय अन्न योजना, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, क्वेश्चन कहीं बाहर से आएगा ही नहीं, क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है कि आपको पूछे कि फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था, पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं, पूछ भी सकते हैं, लेकिन ये कब आया था अंत्योदय अन्न योजना। इस क्लास का मतलब ये है कि यहाँ पे सब कुछ कवर नहीं हो सकता है, यहाँ पे वही चीज़ें कवर हो जाएंगी कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए कि हाँ ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बस आप कंफ्यूज क्या रहते हैं इस यूनिट को लेकर के, इस यूनिट को लेकर के हम कंफ्यूज इसीलिए रहते हैं कि हम एक बाइंडिंग तरीके से कंप्लीट सिलेबस नहीं ढूंढ पाते हैं, कहीं पे भी मिलता तो बहुत कम मिलता, हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन लाने के लिए जो है इसको बाइंड अप करने की कोशिश है, ठीक है। तो आपको चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जो मैं कहूँ जहाँ पे मैं क्लिक कर दूँ कि ये याद रखनी है, क्लिक कर लीजिए, बस वो याद करनी है सिर्फ। अंत्योदय अन्न योजना ये शुरू की गई, यानी कि जो परिवार हैं उनके अंदर जो विधवाएँ महिलाएँ हैं और विकलांग व्यक्तियों के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को इसमें जो है वो प्रमुखता से रखा है, जिनके पास जो है काम चलाने के लिए सामाजिक समर्थन का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है। यानी कि सोसाइटी में जो व्यक्ति रहते हैं उनमें विधवाएं होती हैं, विकलांग व्यक्ति होते हैं, या 60 वर्ष से ज़्यादा की उम्र के जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के पास जो अपनी लाइफ को चलाने के लिए कंप्लीट पर्याप्त साधन नहीं होते। और साधन का मतलब ये है कि वो कैपेबल भी नहीं होते हैं। एक विधवा महिला है, उसको सोसाइटी में क्या क्या फेस करना पड़ता है उसके बारे में सरकार भी जानती है, ठीक है। दूसरी चीज़, एक व्यक्ति जो है वो मान लीजिए कि वो हैंडीकैप व्यक्ति है, वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, सरकार करे यार, कुछ तो करे उसके लिए। 60 वर्ष से ज़्यादा का व्यक्ति जो बूढ़ा हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता है, अच्छे से काम नहीं कर पाता है, ठीक है, तो एक अच्छी लाइफ जीना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसमें उन लोगों को जो है शामिल किया गया है। ये 3 तरह की चीज़ें हैं, विधवाएं, विकलांग व्यक्ति और 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, ये 3 शामिल है अंत्योदय अन्न योजना के अंदर, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के लोग शामिल किए गए हैं, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी। इसके बाद जो है प्रायोरिटी हाउस होल्ड, ठीक है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड PHH, ठीक है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या है कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड के अंदर जो AWY अंत्योदय योजना के जो परिवार हैं, जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति शामिल हो, गरीब से गरीब व्यक्ति शामिल होना प्रायोरिटी हाउस होल्ड में, जिसको प्रति माह, प्रति परिवार, यहाँ पे ध्यान रखना AYY, इसके अंदर जो है प्रायोरिटी हाउस होल्ड के अंदर जो है परिवार 35 किलोग्राम अनाज के हकदार हैं प्रति महीने। हर महीने 35 किलो अनाज दिया जाए। प्राथमिकता वाले जो परिवार हैं उनको परिवारों में जो वो प्रति, ये आएगा प्रति, ठीक है, यहाँ पे ये प्रति नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप प्रति कर लेना, ठीक है। तो प्रति जो है प्रति व्यक्ति माह में 5 किलो अनाज मिलेगा प्राथमिकता वाले। इसकी प्राथमिकता के ये हो सकते हैं कि किसी का येलो का पीला कार्ड बोलते हैं ना उसको, येलो कार्ड, ठीक है, और किसी का होता है कि पिंक कार्ड भी होता है। तो येलो एंड पिंक कार्ड जो हो वो चीज़ें यहाँ पे ली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनको डिवाइड कर दें कि प्रति माह की जो गरीब से गरीब व्यक्ति शामिल हैं, जिसमें आप BPL को भी शामिल करते हैं, तो BPL को जब शामिल करते हैं तो वहाँ पे 35 किलो अनाज की बात की जाती है। दूसरी बात की जाती है कि जो प्राथमिकता वाले परिवार जिनको आप आगे रखने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या है कि मान लीजिए कि 10 व्यक्ति हैं घर में, तो 35 किलो में नहीं चलेगा ना काम, तो उसको जो है प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया जाएगा, 5 किलो अनाज, ठीक है। उसके अंदर जो है 5 किलो अनाज एक व्यक्ति के लिए, ठीक है, वो यहाँ पे सुविधा की गई। और इसमें देने वाली चीज़ें क्या है कि गेहूँ दिया जाता है, चावल दिया जाता है, मोटे अनाज दिए जाते हैं, ठीक है। मोटे अनाज मतलब कि दाल जो है वो दाल दी जाती हैं, ठीक है, दाल वगैरह देने की सुविधा है, ये सब चीज़ें। फिर नेक्स्ट जो इनकी योजना है, एक
राष्ट्र एक कार्ड योजना, वन नेशन वन कार्ड, ये योजना भी जो है ये 2013 के अधिनियम के अकॉर्डिंग आ रही है। इस योजना का जो उद्देश्य जो है वो मेन क्या है, वन नेशन वन कार्ड, उसका मेन उद्देश्य जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं, जो काम करने आते हैं, जैसे कि हरियाणा के, पंजाब के अंदर जो हैं बहुत सारी बिहार से लोग आते हैं काम करने के लिए, तो उनके परिवारों के जो सदस्य हैं उनके सदस्यों को इस एक्ट के थ्रू, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई गई थी कि उन्हें कहीं से भी, देश में कहीं पर भी, किसी भी जगह पे जो सरकारी दुकान है राशन की, वहाँ से उचित मूल्य पे जो है वो सब्सिडी दी जाए, सब्सिडी जो है वो मिलनी चाहिए। क्योंकि एक माइग्रेंट वर्कर के लिए बहुत सारी समस्याएं होती है, कोई, आप भी कहीं पे जाएंगे ना बाहर, तो आपके लिए बहुत सारी समस्याएं होंगी, हो सकता है आपको महंगा मिलता हो। तो एक माइग्रेंट वर्कर को ध्यान में रखते हुए जो है इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है कि उचित मूल्य की जो दुकान है उससे जो है सामान दिलवाया जाए, और वो सामान जो वो सब्सिडी से दिलवाया जाए। वो क्यों मिलेगा उसको, एक वन नेशन वन कार्ड की वजह से। ठीक है, वन नेशन वन कार्ड जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। लाभार्थी जो हैं जिनको राशन कार्ड बना है उनकी आधार संख्या लगेगी इसमें, बिक्री के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिंदु लगेगा, ठीक है, और उसका विवरण शामिल होगा। देखिए ये प्लानिंग बहुत पहले हो गई थी। आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड की जो बात हुई थी, वो आधार कार्ड जो है वो इसीलिए लाया गया था कि हम जो है लोगों तक जो है वो वेलफेयर स्कीम्स लेके आना चाहते हैं, और उसके लिए जो हम एक आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए, जिसके लिए हम आधार कार्ड लाना चाहते हैं, जिसमें हम लोगों की पहचान कर सकें, इसीलिए वो लाया, इस उद्देश्य से गया था। ठीक है, और उसको जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ठीक है, अगर वेलफेयर के लिए ला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उसको जो है इन चीज़ों से जोड़ने के लिए लाया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ये बात कही गई है माइग्रेंट्स वर्कर के लिए। तो ये जो सिस्टम है, इस प्रणाली के उचित मूल्य की दुकान जो फेयर प्राइस शॉप जो हैं, जिसकी हम बात करते हैं ईपीओएस, ठीक है, ईपीओएस उपकरणों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की। ठीक है, ये बायोमेट्रिक बात करता है, बायोमेट्रिक वही आधार कार्ड में से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, तो लाभार्थी की पहचान की जा सकती है। ठीक है, जो एक व्यक्ति जो है जिसको हमें फ़ायदा देना है, ये एक, जो हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि एक सब्सक्राइबर कह लीजिए, आप उसको सब्सक्राइबर कह लीजिए। ठीक है, वो एक सब्सक्राइबर है, ठीक है, अपने कार्ड का। तो सिस्टम में 2 पोर्टलों के समर्थन से चलता है। इसके अंदर जो है इसको चलाने के लिए जो बायोमेट्रिक हमें चलानी है, वन नेशन वन कार्ड वाली, ठीक है, इसको जो है किसी तक फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसके लिए 2 पोर्टल काम करते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंध IMPDS.nic.in, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है अन्नवितरण.nic.in, ये 2 पोर्टल हैं, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, उस माइग्रेंट वर्कर को जो है बाहर भी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, फिर जैसे ONORC को जो है, ONORC जो है इनके वन नेशन वन कार्ड जो है उसको अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। ये भी आपको याद रखने की चीज़ है, वन नेशन वन कार्ड जो है वो अगस्त 2019 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो अपने कोविड इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज जो है उसके हिस्से से सरकार ने जो है एक काम और किया था। कोविड इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज के अंदर से सरकार ने जो है वो मार्च 2021 तक सभी राज्यों में और सभी यूटीज़ के अंदर OROC को नेशनल रोल आउट की घोषणा की थी कि इसको सभी जो है वो लागू करेंगे। ठीक है, यानी कि वन नेशन वन कार्ड जो है, और कोविड के अंदर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी माइग्रेंट्स वर्कर की। माइग्रेंट्स वर्कर्स की सबसे ख़राब हालत जो है वो हुई है कोविड के समय पे, क्योंकि ना तो लोग किसी को छूना चाहते हैं, वो कहीं से आए हैं, अपने गांव में गए हैं, वहाँ पर भी उनसे एलिनेशन बना के रखा गया। ठीक है, वो सड़कों पे चल रहे हैं, वहाँ पे पुलिस परेशान कर रही है, कहीं जाकर के सामान बेच नहीं सकते हैं, खाने के लिए पैसे नहीं हैं। बहुत खस्ता हालत आप जो अगर देख पाएंगे, बहुत बुरी हालत अगर आप देख पाएंगे, मैं तो चाहूँगा कि कोई व्यक्ति इसको आइडेंटिफाई करके एक फ़िल्म बनाए कि कोविड के समय पे देश के अंदर माइग्रेंट्स के साथ में क्या हुआ है। ठीक है, जो माइग्रेंट्स वर्कर्स थे वो माइग्रेंट्स के साथ में क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी हैं। देखो, माइग्रेंट्स का मतलब ये मत समझना कि जो जॉब करते हैं अच्छी वाली, बाहर जाके रहते हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो मजदूरी करते हैं लोग, जो दिल्ली में मजदूरी करते थे, जो हरियाणा में मजदूरी करते थे, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, जो लोग जो हैं यहाँ पे पंजाब तक मजदूरी करते हैं, जो लोग मध्य प्रदेश में मजदूरी कर रहे थे, वो लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। वो कहीं से भी हो सकते हैं, वो यूपी के लोग भी हो सकते हैं, वो हरियाणा के लोग भी कहीं पे जाके हो सकते हैं, वो बिहार के लोग भी हो सकते हैं, वो बंगाल के भी हो सकते हैं, वो झारखंड के भी लोग हो सकते हैं, वो कहीं के भी हो सकते हैं।
माइग्रेंट्स वर्कर की सबसे दयनीय स्थिति अगर आप लोगों को देखनी है तो वो कोविड के समय की घटनाओं को खोल करके देख लीजिए। उसमें बहुत शानदार शानदार कविताएं लिखी गई थी, क्या मज़ेदार कविताएं आई थी, आपको देखनी चाहिए इस यूट्यूब पे सर्च करके कभी भी। ठीक है, आपको जुड़ना चाहिए इन चीज़ों के साथ में कि हाँ क्या हुआ था। आप उन चीज़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कोई स्कीम आई है, क्यों आई है, कैसे आई है, तब आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो रोल आउट की घोषणा हुई थी उस समय पे। ठीक है, हाल ही में जो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है सभी राज्यों को और जो जितनी यूटीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको वन नेशन वन कार्ड की प्रणाली को लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। 31 जुलाई तक अंतर्राज्य पोर्टेबिलिटी की अनुमति दे दी गई है, यानी कि ये पोर्टेबल हो जाने चाहिए 31 जुलाई। ठीक है, 31 जुलाई 2022 तक की बात है, ये 2022 की बात है। ठीक है, इसकी पोर्टेबिलिटी की अनुमति मिल गई है। ठीक है, हाल ही में जो दिल्ली और पश्चिम बंगाल ने जो है एक राशन एक मतलब कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को जो है वो लागू भी कर दिया है। किसने? दिल्ली ने और पश्चिम बंगाल ने, इन दो स्टेट ने, दिल्ली और पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड उसको लागू भी कर दिया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं इस योजना में शामिल हो गए हैं। ठीक है, अभी तक लागू करने वाले, अभी हाल ही में लागू करने वाले जो राज्य हैं, जो बिल्कुल इमीडिएट जिन्होंने लागू किया, वो दिल्ली और पश्चिम बंगाल हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? दिल्ली और पश्चिम बंगाल, जिन्होंने अब लागू किया है कुछ दिन पहले। ठीक है, इससे पहले 32 लागू कर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 34 हो गए। ठीक है, तो 28 + 8 होने कितने चाहिए? 36। ठीक है, तो 36 होने चाहिए। 32 पहले लागू थे, 2 ने अब लागू कर दिया, टोटल हो गई 34। अभी भी 2 बाकी हैं, अभी भी 2 बाकी हैं। तो 2 कौन से बाकी हैं? असम और छत्तीसगढ़। असम और छत्तीसगढ़ में इनको लागू होना बाकी है। ठीक है, तो वन नेशन वन राशन कार्ड जो है वो इन 2 स्टेट के अंदर लागू होने अभी भी बाकी हैं। ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है कि आगे है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके अंदर क्या है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जो है वो 2020 में कोविड-19 के शुरुआती चरणों में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है इसको समझना बहुत जरूरी है, पेपर में भी आ सकती है। ये 2020 के कोविड-19 के शुरुआती चरण में, यानी कि फर्स्ट फेज में, कोविड-19 का फर्स्ट फेज जो आया था उसके अंदर इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये योजना जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर किए गए प्रत्येक व्यक्ति को अतिरिक्त 5 किलो अनाज। ठीक है, यानी कि खाद्य पहले कितना मिलता था? 5 किलो मिलता था, प्लस 5 किलो और कर दिया, कहा कि अब 10 किलो मिल जाएगा आपको। ठीक है, 10 किलो पर व्यक्ति की बात हो गई। ठीक है, तो 10 किलो पर व्यक्ति हो गया, तो जहाँ पे 35 किलो मिलता था प्लस कितना कर दिया गया? 70 किलो, यानी कि हर 15 दिन में 35 किलो मिलेगा, ये किया गया था। यानी कि महीने में 70 किलो बुलाए, महीने में दिया नहीं, हर 15 दिन में बुलाया गया कि हर 15 दिन में आइए 35-35 किलो लेके चले जाइए। ठीक है, तो इस तरीके से वो दिया गया। तो राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 वाली जो बात है, उसी के अंदर जो बात की गई उसको कवर करने के लिए जो 5 किलो अनाज अलग से दिया गया, जिसमें चावल, गेहूँ और जो है अलग से कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की थी। ठीक है, तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके माध्यम से, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है कि आपके गांव में कोटाज होते होंगे, कोटा होता है ना, कोटा होता है, राशन की दुकान होती है गांव में। ठीक है, जो सरकारी राशन देते हैं, हर महीने बांटते हैं, वो वाले उनके अंदर से दिए गए। ठीक है, तो पहले से उपलब्ध कराए जा रहे 5 किलो अनाज की सब्सिडी वाले अनाज के प्रदान करने के लिए जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है इसमें लागू किया गया। हाल ही में जो इस योजना को जो है 6 महीने के लिए, अभी पिछले दिनों इस योजना को जो बढ़ा दिया गया 6 महीने के लिए, जो है सितंबर 2022 तक इसको बढ़ा दिया गया था। सितंबर 2022 तक ये योजना लागू रही है। ठीक है, इसमें कुल खर्च जो है, कुल खर्च 3.40 लाख करोड़ रुपए का आएगा। ठीक है, कुल खर्च जो आया है, तो ये योजना जो है देश भर में कुल मिलाकर के 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लाभार्थियों को भोजन देने की बात करती है, कवर करने की कोशिश करेगी। और पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा जो है इसको, ये चित्त पोषित आ गया है, वित्त पोषित है ये। ठीक है, तो कंप्लीटली फाइनेंशियली जो इसकी मदद है, पूरा फाइनेंस जो है वो कौन कर रही है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको कंप्लीटली फाइनेंस कर रही है। और जो है 80 करोड़ लोगों तक ये बात, 80 करोड़ लाभार्थी, यानी कि 80 करोड़ पब्लिक जो है वो इसके अंदर आ जाती है। फिर कुल खर्च जो 3.40 करोड़ जो है वो इसके ऊपर खर्च आया है। ठीक है, कहाँ से ये खर्च किया गया है, दिया कहाँ से गया है ये सारा का सारा खर्च? तो ये सारा का सारा खर्च जो दिया गया है वो दिया गया है कोविड इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज से। कोविड इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज जो है वहाँ से इसको जारी करके दिया गया है। ठीक है, तो ये था आपका फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है,
इसके बाद आपके जो पॉइंट बचते हैं, जो कुछ पॉइंट रहते हैं, कुछ चीज़ें जो रहती हैं वो रहती हैं शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद राइट टू एजुकेशन के बाद आपका आता है मनरेगा वाला सिस्टम, RT, राइट टू एजुकेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मनरेगा, मनरेगा के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो आपकी आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका दीनदयाल ग्रामोदय योजना, दीनदयाल ग्रामोदय योजना एक ये रहती है। ठीक है, फिर एक अटल पेंशन योजना जो है वो आपकी रहती है। ठीक है, उसके बाद आपका जो जल जीवन मिशन है वो आपका एक रहता है, छोटा सा एरिया है वो भी। ठीक है, इसके बाद आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी जो है आज के लिए जो है हम इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं, यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम जो है राइट टू एजुकेशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे, मनरेगा को पढ़ने की कोशिश करेंगे, दीनदयाल उपाध्याय योजना को पढ़ने की कोशिश करेंगे, अटल पेंशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये सब चीज़ें जो हमारी रहती हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।